नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अवैध रेत ले जाने वाले ट्रक का पीछा करते समय चांदुर रेलवे के प्रभारी SDO तथा धामनगांव रेलवे के तहसीलदार अभिजीत नाइक की शासकीय गाड़ी को रेत माफिया ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तहसीलदार नाइक, गाड़ी चालक महेंद्र नागौसे तथा कर्मचारी बोठे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साहेबांना सांगितलं गाडी रोखण्यासाठी, गाडी हात दाखवला मी, तर त्यांची गाडी न थांबवता डायरेक्ट आमच्या याच्याकडे आली। म्हणजे तुमच्या वाहनावर आली? हो। अच्छा, तुम्ही कोण कोण होते गाडीत? मी हो, शिपाई, रॉसिल, ड्रायव्हर, नागोसे, तहसीलदार साहेब होते। अच्छा 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 अच्छा, काय झालं नेमकं? काय साहेबांना घेऊन SDO ऑफिसला येत असताना शिपाईने हात दाखवला, साईड मागितली, त्याच्यानंतर माहीतच नाही पडलं। असं का? आम्ही दबलो होतो तिथे। अच्छा, शिपाई माझ्या जवळ बसला होता, साहेब मागे होते। अच्छा, साहेबांचा चांदूरला येऊन आले तुम्ही? हां, SDO ऑफिसला। SDO ऑफिसला चार्ज घेतला ना साहेब, ठीक। ऑफिसमध्ये घेऊन येत असताना घटना झाली। ठीक। धामनगांव तहसीलदार अभिजीत नाइक या अपनी शासकीय गाड़ी क्रमांक MH27 AA 503 से चांदुर रेलवे यहां SDO का पदभार संभालने जा रहे थे कि तभी सातेफल फाटे के नजदीक रेत से आधे भरे ट्रक क्रमांक MH27 BX 209 के गाड़ी चालक को रोकने के लिए तहसीलदार ने हाथ दिखाया, लेकिन रेत माफिया ट्रक चालक ने गाड़ी को तहसीलदार की 4 पहिया पर ही चढ़ा दिया, जिसके चलते गाड़ी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में तहसीलदार नाइक, गाड़ी चालक महेंद्र नागौसे व कर्मचारी बेटे को इलाज के लिए चांदुर रेलवे के ग्रामीण रुग्णालय में दाखिल किया गया है। रेत माफिया ट्रक चालक ने जानबूझकर तहसीलदार की शासकीय गाड़ी को धक्का देकर तहसीलदार को जान से मारने का प्रयास किया। यह शिकायत अभिजीत नाइक की ओर से तलेगांव दशासर पुलिस थाने में लिखाई गई है। इस घटना की जानकारी विधान परिषद के विधायक अरुण अड़सठ ने मुख्यमंत्री को मोबाइल फोन द्वारा दी। इतना ही नहीं, विधायक वीरेंद्र जगताप, जिला परिषद सदस्य अनीता मेश्राम ने भी तहसीलदार नाइक से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछने की कोशिश की। मत स्पष्ट आहे, अवैध रेती वाहतूकदारांची हिम्मत एवढी वाढलेली आहे की ते आता SDO सारख्यांची गाडी चिरडायला करून मागे पुढे पाहतात। सुरुवातीपासून नव्हे तर गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही महसूल प्रशासनाला सांगतोय की या रेती माफियांची कदर करू नका। सातत्यानं कमिशनरकडे, कलेक्टरकडे तक्रारी करून सुद्धा प्रचंड रेतीची चोरी, गौण खनिजाची चोरी आणि त्या सगळ्या चोरीमध्ये महसूल प्रशासनाचे अधिकारी सुद्धा गुंतलेले आहेत। त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे होऊ शकत नाही आणि म्हणून आजची जी घटना आहे ही रेती चोर, गौण खनिज चोरांची हिम्मत किती वाढलेली आहे हा त्याचा नमुनेदार इरसाल पुरावा आहे। त्यामुळे कठोरपणे जर महसूल प्रशासनाने यांच्यावर सुरुवातीपासून कारवाई केल्या असत्या तर त्यांची एवढी हिम्मत झाली नसती। नशिबानं SDO साहेबांचा जीव वाचलेला आहे, बाकी कोणतेही कारण नाही, केवळ नशीब बलवत्तर म्हणून ते वाचले। लेकिन इस घटना से यह भी पता चलता है कि चांदुर रेलवे परिसर में रेत माफिया व अवैध कुकर्म करने वाले दलालों के हौसले कितने बढ़े हुए हैं कि वह किसी शासकीय अधिकारी पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं कतराते, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह शासकीय अधिकारी उनके कुकर्मों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए था। VCN न्यूज के लिए चांदुर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अमरावती बडनेरा मतदार संघ के विधायक
रवि राणा पर संगीन आरोप लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने विधायक रवि राणा से उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। जागा घेण्याच्या संदर्भात जर शिवराय कुलकर्णी यांनी पुरावे सादर केले, ते ठोस पुरावे जर असतील तर मी राजीनामा देईल असं वक्तव्य आमदार रवि राणा यांनी केलेलं आहे। आणि त्यामुळे आज मी पुन्हा अमरावतीच्या सगळ्या पत्रकारांसमोर नुसतेच ठोस पुरावे नाही तर विजय मिलची जागा हटवण्यासंदर्भात रवि राणा यांनी वारंवार जे प्रयत्न केले, सातत्याने प्रयत्न केले आणि बडनेरच्या जनतेची फसवणूक केली, या संदर्भातील 140 दस्तऐवजांचा पूर्ण पत्रव्यवहार पुराव्यांसह आज पत्रकारांच्या समोर, पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेच्या समोर आणलेला आहे। मला असं वाटतं की आमदार रवि राणा यांनी आता दिलेला शब्द पाळावा। त्यांनी सांगितलं होतं की जर पुरावे समोर आले तर मी राजीनामा देईन। हे अगदी खणखण वाजणारे सगळे पुरावे आहेत। हे सगळे पुरावे मी पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेच्या समोर आणलेले आहेत। गौरतलब हो कि पिछले दिनों प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने एक प्रेस वार्ता कर रवि राणा पर यह गंभीर आरोप लगाए थे कि वह षड्यंत्र रचकर विजय मिल की जगह को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में विधायक रवि राणा ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि अगर शिवराय कुलकर्णी अपने वक्तव्यों में सच्चे हैं और वह अपने आरोपों को सिद्ध कर दें तो उसी वक्त मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। 19 नवंबर 2018 को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए आरटीआई के माध्यम से निकाले गए कई पत्र सार्वजनिक किए और उसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि विधायक रवि राणा ने विजय मिल की जगह को हड़पने की कोशिश की थी। जे काही असेल ती जाहिरात केव्हा केली, कुठे काय केली या विषयाची माहिती घेऊ। पण आज या जागेवर पुन्हा कुठे धनाचा उल्लेख न करता, उद्योगाचा उल्लेख न करता आणि प्रकल्पाचा उल्लेख न करता आता ही जागा पुन्हा त्यांच्या नव्या शिक्षण संस्थेसाठी तीच जागा तेच मागतायत, तोच व्यक्ती लागतो आशिष मानते। मला असं वाटतं पुरावे पुरेसे आहेत। त्यांनी जे माझ्याशी विधान केलं, माझ्या संदर्भात जे त्यांनी विधान केलं, माझ्या आरोपांच्या संदर्भात मी पुन्हा माझ्या मूळ मुद्द्यावर येतो। माझा मूळ मुद्दा हा आहे की त्यांनी माझ्या विजय मिलच्या आतापर्यंतच्या केलेल्या आरोपांसंदर्भात त्यांचं विधान हे आहे की जर तुम्ही मला सर्व पुरावे दिले तर त्या पुराव्यांच्या बदल्यात मी राजीनामा देईन। मी पुरावे दिलेले आहेत, आता शब्द त्यांना पाळायचा। आम्ही आतापर्यंत आम्ही या समजत होतो की ही जागा गार्बेज झोनसाठी राखीव आहे आणि ती आहे अजूनही तिच्यापासून ते आरक्षण काही दिलेलं नाही। ती या पद्धतीने जागा तुम्ही हक्क असे काही आम्हाला म्हणतात, पण आम्ही तिथे सत्तेत नाही। बडनेरा मतदारसंघामध्ये जेव्हा हे प्रकरण समोर आलं त्यानंतर आम्ही निवेदन दिलेलं, आम्ही योग्य त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं की या ठिकाणी प्रकल्प यावा, त्याचा पाठपुरावा आमच्याकडून सुरू आहे। पण आम्ही कार्यकर्ते आहोत, सत्ताधारी आमदार ते आहेत तिथले। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब विधायक रवि राणा को अपने कहे अनुसार इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ कुछ पत्र ही सार्वजनिक नहीं किए बल्कि इसके साथ साथ शिवराय कुलकर्णी ने पत्रकारों को कई डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपियां भी पीडीएफ फाइल के जरिए मोबाइलों पर भेजी और कहा कि अब यह पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वह विधायक रवि राणा से उनका इस्तीफा तलब करने की बात दोहराएं। इसके साथ साथ जब प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के सामने पत्रकारों ने यह सवाल उपस्थित किया कि आखिर आप किस बुनियाद पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विधायक रवि राणा बडनेरा में विजय मिल की जगह को हड़पना चाह रहे थे, तो उन्होंने दो टूक कहा कि इसके पहले विधायक रवि राणा का जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके जरिए इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मन में कुछ न कुछ काला जरूर था, क्योंकि विधायक रवि राणा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को
पब्लिक के कामों के लिए वह जगह मांगी थी, लेकिन अब वह उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। क्या यह काफी नहीं कि रवि राणा की नीयत में कितना खोटापन है, इस बात से यह साबित नहीं होता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विधायक रवि राणा की खोखले वादों का वक्त अब खत्म हो चुका है। जनता हकीकत को जान चुकी है, इसलिए विधायक रवि राणा को अब खोखले वादे करने बंद कर देने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि विधायक रवि राणा श्रेय कुमार हैं। वह लोगों के कामों का झूठा श्रेय लेने की नाकाम कोशिश हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन जनता अब जान चुकी है और जनता अब उन्हें सबक भी सिखाएगी। 6/6/2018 हो, हे पत्र मिळाल्यावर मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ना, माझी पहिली प्रेस कॉन्फरन्स थोडी आहे विजय मिल प्रकरणावर। मी याच्यावर जे काम करू, ही माझी पहिली पत्रकार परिषद नाही आहे ना। ही याच्या आधी मी किमान 4दा प्रेस नोट काढलेली आहे, 2 पत्रकार परिषदा मी याच्यावर घेतलेल्या आहेत। मी पहिल्यांदा मी बोलून राहिलो ना। नाही, बरोबर आहे, तुम्ही पूर्वीपासून लढा देऊन आले, असं नाही म्हणून आलो आम्ही। हे संस्था कधी चालली, कधी प्रश्न काय नाही, बरोबर आहे, त्यांनी देऊ नये। मी आमदाराने प्रश्नाला उत्तर दिली, शिवरायांच्या प्रश्नाला उत्तर देत नाही। आणि नको, त्यांनी काल म्हटलं बघा, मी तुमच्यासमोर का आलो, मी हा विषय घेऊन तुमच्यापर्यंत आलो होतो, तुम्ही चांगली प्रसिद्धी त्यांना दिली होती, जनतेमध्ये जनजागरण झालं होतं। काल त्यांनी स्वतः स्टेटमेंट दिलं, ते छापलेला जबाबदार लोकांनी छापला ना। तुम्हाला वाटतं का कोणी खोटं छापलं असेल? छापून आलेला आहे की मला पुरावे द्या, जर पुरावे ठोस पुरावे असतील तर मी राजीनामा देईन। त्या स्टेटमेंटवर मी पुन्हा तुमच्याकडे आलो दरबारामध्ये। त्यामुळे त्यांना मला उत्तर नसेल द्यावं, त्यांच्या लेखी मी लहान असेल, मी कोण असं या संदर्भात गजानन शिक्षण असेल तुम्हाला कधी घडलं? गजानन शिक्षण रक्कम त्यांनी घेतली आहे, त्यांनी जमिनीची मागणी केली आहे का? मला कसं कळलं म्हणजे माहिती कधी घडलं? 18 नवंबर 2018 को छतरी तालाब के पास ही कुछ नाबालिगों द्वारा अटेम्प्ट टू मर्डर करने की बात सामने आई है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ लड़के छतरी तालाब के पास कैमरा लेकर फोटो सेशन करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जो लड़के फोटोग्राफी कर रहे थे उन्होंने खेलते हुए बच्चों से कहा कि हमारी फोटो खींचो। बस उन्होंने इनकार कर दिया। फिर क्या था, फोटोग्राफी कर रहे लड़कों में से एक ने चाकू निकाली और हमला करना शुरू कर दिया। इसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है और एक लड़का गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। राजापेट पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इस हमले में पलाश ढोंगरे 19 वर्षीय व आकाश ढोटे 20 वर्षीय, यह दोनों ही घायल हैं। मैक्स राजेश पिल्ले 20 वर्षीय, इनकी शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती शहर में वारदातें दिन ब दिन होती जाती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी आरोपियों पर कोई रोक टोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आरोपी निडर होकर के अपनी तरह से अपने असामाजिक कृत्यों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। 18 नवंबर की ही एक घटना में बिलाल नगर जमील कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने घुसकर एक महिला की भी हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के बाहरी इलाके पर स्थित एक पेट्रोल पंप के अहाते में खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से खलबली मच गई। वहां मौजूद अन्य वाहन चालक व पेट्रोल पंप के कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, किंतु वह इस प्रयास में असफल रहे। इस मौके पर अग्निरोधक यंत्र का इस्तेमाल करते समय अचानक ट्रक की केबिन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के चलते आसपास के सभी लोग डर कर भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में खामगांव का अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने में सफल हुआ, किंतु तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। यह आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सौभाग्यवश इस हादसे में कोई प्राणहानि नहीं हुई है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। वलगांव परिसर के समतानगर, बाजारपुरा, सतीनगर, देवीपुरा, भीमनगर एवं चांदूर बाजार रास्ते पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री का धंधा शुरू है और इन्हीं इलाकों में जिला परिषद की स्कूलें भी हैं। बच्चों की आंगनवाड़ियां
कॉलेज होने की वजह से सभी लोगों का आना जाना इन्हीं रास्तों से होता है और इन्हीं रास्तों पर शराबी शराब पीकर पड़े रहते हैं, जिस वजह से इन रास्तों से आवाजाही करने वाली लड़कियां एवं महिलाओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन शराब के अड्डों से तंग आकर सभी नागरिकों ने मिलकर पुलिस थाने में शिकायत की और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की। गावातील असून चांदूर बाजार रोडवर सर्रास अवैध धंदे चालू आहे। रवी जो आहे कुकटकर त्याचा पांढ्या भाल्याचा जो खोका आहे त्याच्या मागे सर्रास रोज सकाळी 6 वाजतापासून तर रात्री 11 वाजेपर्यंत दारू विक्री चालू राहते आणि आम्ही जेव्हा पोलीस स्टेशनला जातो कंप्लेंट देतो तर तेव्हा सर्रास ठाणेदार म्हणतात की त्यासाठी वेगळं डिपार्टमेंट आहे। असं इकडून तिकडून प्रेशर आणून त्यांना 2-3 वेळा बोलावलं तर त्यांना 2-3 पावटेच्यावर कधीच पावटे मिळाले नाही आणि आम्ही पाहतो तर आम्हाला इथे खोक्याने दारू उतरताना दिसते, नेताना दिसते, परंतु इथल्या पोलीस स्टेशनला काहीच दिसत नाही। तसंच आम्ही आधी म्हणजे 1 महिना आधीच कमिशनर ऑफिसला पण कंप्लेंट केली तर कमिशनर साहेबांनी पण एवढं की त्याचं सिरियसली लोड घेतला नाही। तरी दारूबंदी झाली पाहिजे कारण त्या दारूमुळे अनेक लोकांचे घर उद्ध्वस्त होत असून किती छोटे छोटे मुलं दारू विकायला लागले आहे। फक्त 500 रुपये रोज मिळते आणि दारू प्यायला मिळते म्हणून छोटे छोटे लेकरं आणि तसंच चांदूर बाजार टर्नला जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा असून अंगणवाडी आहे पण कधीच हे छोट्या छोट्या मुलांचा विचार केला जात नाही। तरी माझी विनंती राहील की जे कोणी संबंधित आहेत दारू विकायसाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि दारूबंदी करण्यात यावी। माझं घर मटन मार्केटच्या मागं आहे। माझ्या घराच्या समोर रवी कुकटकर यांच्या खोक्या मागं दारू विकतात। तिथंच लोक दारू पितात आणि लघवी पडतात। आमचे लहान लहान मुलं आहेत आणि ते पाहतात। आमच्या मुलावर तसे संस्कार होतात। आमचं घर बिघडते कारण माझा पती पण सुद्धा खूप दारू पिते। माझ्या पतीला मी एवढी परेशान आहे की असं वाटते की एखाद्या वेळेस फाशी घेऊन आत्महत्या करा। मला 3 मुलं आहेत। माझ्या मुलाची परेशानी शाळेतले मुलं आहेत कारण माझ्या मुलाच्या शिक्षणावर माझा नवरा लक्ष पण देत नाही आणि त्याच्या काहीच कामकाजावर पण लक्ष देत नाही। माझे लेकरही परेशान आहेत आणि मी परेशान आहे। इथं गेल्या किती वर्षापासून दारूचा अवैध धंदा चालू आहे तर आम्ही किती कंप्लेंट केल्या पण कोणी आजपर्यंत या कंप्लेंटवर ॲक्शन नाही घेतली। आम्ही पोलीस रिपोर्ट पण दिलेला आहे पण इथं अवैध धंदा केला। आम्ही अगर तक्रार देतो तर आम्हाला धवसापेक्षा मारायचे आहे, जीवाचे आहे। तुम्ही अगर बा कंप्लेंट केली तर तुम्हाला आम्ही जीव मारण्याची धमकी दिली। असं पुऱ्या गावामध्ये अवैध धंदा याच्यावर कोणी ऑब्जेक्शन नाही घेतलं तर जवान पोरं दारू पितात, लहान लहान लेकरं दारू पितात। इथं पोरी बारी आहेत, आमच्या आई आहेत, बहिणी आहेत, शिवा पण देतात। इथं हर गोष्टीचा त्रास आहे। इथं तरी वलगाव शहरामध्ये खूपच प्रकारे दारू वैद्यचा धंदा चालू आहे आणि हे पोलीस स्टेशनला पूर्णपणे माहीत आहे। असल्यावरही हे सुद्धा दारू धंदा यांच्या आशीर्वादाने किंवा यांच्या मेहरबानीने हा धंदा चालू आहे। का चालू आहे? कारण की यांना पैसे भेटते म्हणून हा धंदा चालू आहे। आजकाल वलगावचं प्रमाण एवढं वाढलेलं आहे की अर्धी जास्त संख्या दारूनं बिघडत आहे। तरी पण वलगावचे पोलीस निरीक्षक हे पण सुद्धा ध्यान देत नाही। CPला सांगितलं, CP पण ध्यान देत नाही। मग सांगावं तर सांगावं कोणाला? भट्टीचं मॅटर करणारे आम्हीच होतो। भट्टीचं उपोषण केलं आम्ही, तरी पण काही कल्पना झाली नाही। गव्हर्नमेंट मोदी सरकारने गव्हर्नमेंट वापस लागू केला आणि दारूबंदीसाठी बंद झालेल्या जे 500 मीटरच्या आत होते आणि पुन्हा चालू केले। म्हणजे मोदी सरकारचंही म्हणणं आहे की हे धंदा चालू असायला पाहिजे आणि हे प्रशासन का ध्यान देत नाही? तर मी म्हणतो हे दारूबंदी करावंच नाही। वर्ध्यासारख्या शहरामध्ये दारू पुरा जिल्हा बंद आहे पण इथं का होऊ शकत नाही? कारण की यांची पोलिसाची मेहरबानी आहे। ही मेहरबानी कुणा सांगा, आम्ही सांगावं कोणाले? ते प्रशासन का ध्यान देत नाही हे काही आम्हाला समजलं नाही। किती वारंवार कंप्लेंट करा आम्ही। आता मी खूप पोलीस मित्र आहे, मला माहीत आहे काय कसे पैसे घेतले जाते, काय पैसे घेतले जाते, पण तरी आम्ही सांगू कंप्लेंट आम्ही थकलो। आखिर मी पोलीस मित्र म्हणून हटलेलो आहे कारण की मलाही माहीत आहे की पोलीस काय करतात, कशा प्रकारे पैसे घेतात, सोडून दिलेलं आहे। सांगावं कोणाला? आता वलगावची परिस्थिती एवढी झाली खूप वलगावमध्ये हे झालेलं आहे। गांजा ऐकते, हे ऐकते, काय किती सांगावं पण सांगितल्यानं पोलीस निरीक्षक ऐकत नाही। येतात, बदल्या होतात, दुसरा येते, तो म्हणते मला माहिती, तिसरा येते आम्हाला माहिती। सांगावं कोणाला? इस मौके पर माया विसुड़कर, वच्छला खांडेकर, तारा रामटेके, वर्षा गजभिये, कांता शेंडे, शोभा सावरकर, सतीश गेडाम के साथ आदि नागरिक मौजूद थे। इसे विडंबना कह लीजिए या फिर हमारी और आपकी बदकिस्मती। एक तरफ तो नागरिक शराब बंदी की मांग करते हैं और दूसरी तरफ सरकारें सुबह 8 बजे से ही शराब की दुकानों को खोलने की परवानगी देती है। तो फिर सोचिए कि हमारे शहर परिसर में, हमारे राज्य में शराब के सेवन को कम किया भी जाए तो कैसे? क्योंकि सरकार के
इन बेतुके निर्णयों से कहीं ना कहीं शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले दोनों ही लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। 19 नवंबर को बुल्ढाना जिले के महकर में युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे पहुंचे, जिनके हाथों बुल्ढाना जिले के 250 सूखाग्रस्त किसान परिवारों को मदद का वितरण भी किया गया। इस समय बुल्ढाना से शिवसेना के सांसद प्रताप राव जाधव अपना भाषण दे रहे थे। इसी समय सभा स्थल के पास ही से एक मस्जिद की दोपहर में अजान शुरू हो गई। तब आदित्य ठाकरे ने इशारा करते हुए सांसद जाधव को अजान पूरी होने तक भाषण रोकने के लिए कहा। सांसद जाधव ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। पुढच्या काळामध्ये सुद्धा हे आपण जोपासावं आणि शेतकरी ज्या ज्या ठिकाणी अडचणीमध्ये असेल, शेतकऱ्याला ज्या ज्या ठिकाणी मदतीची गरज असेल, त्या त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहावं। मी एक किस्सा फक्त सांगणार आहे। एक तरफ शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या जाने वाले हैं, वहीं उनके पुत्र अजान का सम्मान कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे की इस अदा की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन एक और जहां इस बात की चर्चा की जा रही है, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये 2019 के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। शहर की युवतियों को राजस्थान ले जाकर बिक्री करने का गोरख धंधा पूरे 3 साल से जारी था। पुलिस जांच में आरोपियों ने इस धंधे की कबूली दी है। इस मामले के 4 आरोपियों को न्यायालय ने पुलिस कोठारी सुनाई है। इन 4 आरोपियों को पुलिस कोठारी में रवाना भी किया गया है। इसके अलावा और 5 आरोपी भी पाए गए हैं, जो मौजूद स्थिति में वे फरार है। शहर की युवतियों को राजस्थान में बिक्री करने के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने प्रवीण नैनमल सोनी, शांतिलाल नैनमल सोनी, कुलदीप बबन तांबे, कैलाश चंद्र अग्रवाल, जगदीश मोंगिया, निकेश रावल, शैलेंद्र राउत, मायावर रेखा, इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पाया गया है कि यह आरोपी बीते 3 सालों से युवतियों की बिक्री कर रहे थे। इस धंधे में युवती का रूप रंग देखकर उसका मूल्य तय किया जाता था। इस मामले के 5 आरोपी अभी फरार है। फिलहाल इस मामले की जांच फ्रेजरपुर पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक चोरमल्ले के मार्गदर्शन में API लालपाल वाले कर रहे हैं।
अगले साल 2019 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर अमरावती शहर में भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर पर अपनी तैयारियों का जायजा लेने में लगी हुई हैं और अगर तैयारियों में कोई कमी या खामी है तो फिर उसे दुरुस्त करने का कार्य भी अभी से शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की जा रही है और हर विभाग के छोटे से छोटे पार्टी मेंबर को उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जा रहा है। इसी सिलसिले में अमरावती शहर के टाउन हॉल में शिवसेना के बूथ प्रमुख व पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन सांसद आनंदराव अड़सुल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे, शिक्षणाची ज्योत घराघरापर्यंत पोहोचवणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, वैराग्य मूर्ती गाडगे महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन करतो। आणि आज अमरावती विधानसभा मतदारसंघाच्या या मेळाव्यामध्ये उपस्थित झालेले शिवसेना नेते आदरणीय खासदार माननीय आनंदरावजी अडसूळ साहेब, मंचावर उपस्थित माजी आमदार ज्ञानेश्वर नाणे पाटील साहेब, जिल्हा प्रमुख राजेंद्र वानखडे, जिल्हा प्रमुख सुनीलजी खराटे, महिला जिल्हा संघटिका मनीषाताई टेंबरे, वर्षाताई गोयल, त्याचप्रमाणे शहर प्रमुख महिला शहर प्रमुख जटाळेताई, खारोडेताई, शहर प्रमुख संजयजी शेटे, शहर प्रमुख प्रवीणजी हरमकर, शहर प्रमुख राजेशजी दारोकार, त्याचप्रमाणे आमच्या झोन सभापती अर्चनाताई धामणे, इंगोलेताई, तसेच युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख परागजी गुर्दे, ललितजी झंझाळ, उपस्थित सर्व उपशहर प्रमुख पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, विभाग प्रमुख, बंधू आणि भगिनींनो, आज अमरावती विधानसभा मतदारसंघाचा मेळावा होत असताना मला अतिशय आनंद आहे। कारण येणाऱ्या 2019च्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला समोर जायचं आहे। मी तेव्हाही सांगत असतो की प्रथम लोकसभा आपल्याला जिंकायची आहे, हा किल्ला आपल्याला पहिले सर करायचा आहे। सम्मेलन में शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख धाने पाटिल, जिला प्रमुख सुनील खराटे, राजेश वानखेड़े, महानगर प्रमुख प्रशांत वानखेड़े, शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, संजय शेटे, राजेंद्र दारोकर, युवा सेना जिला प्रमुख पराग गुर्दे, महिला आघाड़ी प्रमुख मनीषा टोंभरे, वर्षा भोयर, शहर प्रमुख रेखा खारोड़े, वैशाली जठाड़े, पार्षद ललित जंजाळ, अर्चना गावने, जयश्री कुरहेकर, सभी उपशहर प्रमुख, बूथ प्रमुख, शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, चुनावी नियोजन व प्रचार तैयारियों पर मंथन किया गया। अमरावती शहर के मराठी पत्रकार संघ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंडियन मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों ने यह घोषणा की कि अमरावती जिला की मुस्लिम लीग कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष के तौर पर इमरान अशरफी को नामित किया गया है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि देश के सभी विकासों में जैसे कि आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास में मुसलमानों को मौजूदा शासन की ओर से नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसी कारण देश का सही विकास नहीं हो पा रहा है और कहा गया कि पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। देश को विकास से दूर रखने के लिए धर्म और जाति के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है और लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। इसकी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग घोर निंदा करती है। इसके साथ ही मौजूदा हाल में बाबरी मस्जिद का मसला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा वहां भव्य मंदिर निर्माण की बात भी कही जा रही है। यह सरासर भारत के संविधान और न्यायालय की अवहेलना है और अनादर है। ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे, यह मुस्लिम लीग की मांग है। यहाँ पर कल
मुस्लिम यूथ लीग का राज्य स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें मुस्लिम यूथ लीग को रीऑर्गेनाइज किया गया, नया संगठन खड़ा किया गया और यहाँ पर इमरान अशरफी को प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम यूथ लीग नियुक्त किया गया। आज पब्लिक मीटिंग और एक रैली भी है, रैली का भी प्रोग्राम है। यूथ लीग के ज़रिए हम इस प्रदेश के नौजवानों को देश और प्रदेश के विकास, शांति व्यवस्था की तरफ हम उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज अराजकता पैदा कर दी है, कानून की हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो गई, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और चंद लोगों की मनमर्जी चल रही है, जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं और उसको कानून का नाम देने की कोशिश करते हैं और देश की सत्ता को अपने मर्जी से चला रहे हैं। हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चेतावनी देती है देश के सत्ता चलाने वालों को कि देश को अगर बचाना है, देश में अगर शांति व्यवस्था रखनी है, देश के अंदर अगर विकास की तरफ हमें ले जाना है, तो हमें सबके साथ इंसाफ करना होगा, जिसे कहते हैं समाजी इंसाफ, और वो होगा संविधान के अनुसार चलने पर। जो देश के अंदर हमारे बुजुर्गों ने एक संविधान बनाया था, वो देश को कायम रखने के लिए और देश को एक लंबे समय तक विकास की तरफ ले जाने के लिए बड़े सोच समझ कर बनाया था। उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा, नहीं तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, लाकानूनी फैल जाएगी। यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को हम ये देना चाहते हैं जो हम आज अभी हम कह रहे हैं कि यंग जनरेशन के देश के अंदर इस वक्त ख़तरनाक स्थिति है और ख़ास तौर से नौजवानों पर जिम्मेदारी है कि वो इस स्थिति को समझें, देखें, किसी के बहकावे में ना आए और जिस तरह ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है इसके चक्कर में ना आए और संजीदगी से गौर करने के बाद देश के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मजबूती से कायम करने के लिए आगे आएँ, काम करें। और मुस्लिम लीग इस मैदान में काम कर रही है। हमारा 70 साल का इतिहास है कि हमने सचमुच इस मजबूती से और ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम नौजवानों से आह्वान कर रहे हैं कि वो आएँ हमारे साथ। सर, 70 साल का इतिहास है आपका, बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग कोई आज की पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसी कहाँ पे कमजोरी रह गई कि आप लोग सिर्फ केरला की एक रीजनल पार्टी की हदों तक महदूद रह गए? नहीं, देखिए ऐसा है कि दुनिया भर के अंदर कहीं भी आप देख लीजिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अप एंड डाउन चले, केरला के लोगों में ये हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों ने को सद्बुद्धि मिल गई, वक्त पर उन्होंने काम सही किया, लेकिन तमिलनाडु में भी लोगों ने क्या नाम इस बात को समझा कि देश को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन केरला और तमिलनाडु के बाहर ऐसे लोग सरगर्म रहे कि जो देश का विकास नहीं चाहते थे बल्कि धार्मिक उन्माद चाहते थे। वो एक वर्ग विशेष को यानी मुसलमानों को ख़ास तौर से गुलाम बना देना चाहते थे, उनके जो बुनियादी हुकूक थे उनको ख़त्म कर देना चाहते थे। ये एक प्लानिंग है बहुत लंबी चौड़ी। वो एक इत्तफाक की बात है कि वो केरला और तमिलनाडु के बाहर वो कामयाब हो गए और केरला तमिलनाडु में उनकी नहीं चल पाई, इसलिए ये ज़रा सी बात है। लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं लगातार, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं है। और 1974 में था, हाँ 1974 में बहुत सी जगहों पर एमएलए हमारे आए, उत्तर प्रदेश में आए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एमएलए थे, हमारे क्या नाम कर्नाटक में एमएलए थे, हमारे आपके बंगाल में एमएलए रहे, आसाम में एमएलए रहे। लेकिन वो लोग अभी बहुत संघर्ष बहुत है और बड़ा कड़ा मुकाबला है और वो हम कर रहे हैं, हम हिम्मत नहीं हारे हैं और हमें उम्मीद है कि अब हम उन लोगों से कहीं ना कहीं आपकी चादर छोटी पड़ गई, ऐसा मानते हैं? नहीं, चादर छोटी नहीं कही जा सकती। देखिए अप एंड डाउन चलते हैं सियासत में, पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, कहीं कम ज़्यादा करते। देश के मौजूदा हालात में मुसलमानों को विकास से दूर रखने की वजह से देश का भी विकास रुक गया है। मुसलमान इस वक्त शैक्षणिक स्तर व आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। पिछली सरकार ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम समाज के समृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है सभी राज्यों में उनकी आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में और सभी क्षेत्रों में उन्हें आरक्षण दिया जाए। भारत देश के केरल राज्य में 100% साक्षरता है।
वहां मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की वजह से आपसी भाईचारा व राज्य का विकास कायम है। इसी तरह पूरे देश के सभी राज्यों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपसी भाईचारा, देश में अमन कायम करना चाहती है, जिससे देश का बहुमुखी विकास भी होगा और पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन होगा। यह सभी बातें मुस्लिम लीग के कार्यकारिणी की ओर से कही गई। स्थानीय ईशावास्यम राष्ट्रीय इदम ननम बहुउद्देशीय संस्था व श्री भक्त परायण सेवा समिति की ओर से आने वाले 24 नवंबर को सद्गुरु गजानन महाराज विजय ग्रंथ महाप्रायण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस महाप्रायण समारोह में मुख्य यजमान डॉक्टर नितिन धांडे, ईशावास्यम संस्था के ज्येष्ठ सभासद नाना साहेब झोड़, बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा, अमरावती महानगर पालिका की उप महापौर संध्या टिकले, पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय के साथ आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे। इस महाप्रायण समारोह की शुरुआत सुबह 7 बजे ही की जाएगी। इस महाप्रायण समारोह में 1001 भक्त सहभाग लेने वाले हैं। इन प्रायणकर्ताओं के सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। अमरावती व बडनेरा स्थित सभी गजानन महाराज मंदिर में प्रायण हेतु भक्तों के लिए नोंदनी की व्यवस्था की गई है। ऐसी जानकारी समिति के सदस्यों द्वारा पत्र परिषद में दी गई। ईशावास्यम राष्ट्रीय इदम नमः बहुउद्देशीय संस्था यांच्याद्वारे 24 तारखेला 1001 या लोकांचे पारायणाचा एक सोहळा आम्ही आयोजित केलेला आहे। सगळ्या अमरावतीकरांना आमची एक विनंती आहे की आपण या सगळ्यांनी या सोहळ्याला यावे व दर्शन घ्यावे। तसेच तिथे महाप्रसादाची पण सोय केलेली आहे। महाप्रसाद घ्यायला आपण सगळ्यांनी यायलाच पाहिजे अशी आम्ही सगळे मिळून इथे तुम्हाला अमरावतीच्या लोकांना एक विनंती करतो। व हा जो एक फार मोठ्या प्रमाणातला सोहळा जो आम्ही इथे आयोजित केलेला आहे, या सोहळ्यात सहभागी होऊन देशाकरता म्हणा, समाजाकरता म्हणा, जे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी इथून जी रिलीज होईल, त्या पॉझिटिव्ह एनर्जीचा तुम्ही सहभाग व्हावा असं आम्ही सगळ्यांची इच्छा आहे। निवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन की तरफ से आने वाले 1 व 2 दिसंबर 2018 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान पुलिस मुख्यालय पाचड़ा पुणे में महाराष्ट्र पुलिस दल में इस वक्त कार्यरत व सेवानिवृत्त हुए पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मचारी, इनके बच्चे और बच्चियों के लिए भाऊ साहेब आंधळकर निवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन अध्यक्ष पुणे जिला और पद अधिकारी इनकी तरफ से भव्य नौकरी महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रामदास तुलसीराम जी गायकवाड निवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशनचे जिल्हा सचिव अमरावती, आमच्या असोसिएशन महाराष्ट्र असोसिएशनतर्फे जो 1-2 डिसेंबरला मेळावा घेणार आहे, त्या संबंधात तिथे आमचे डीजी जे असोसिएशनचे डीजी वगैरे हजर राहणार जात आहेत आणि आपल्या मुलांना पोलीस पाल्यांना नोकरी मिळण्यासाठी हा कल्याणकारी मार्ग आम्ही स्वीकारलेला आहे। त्या संदर्भात आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त श्री संजय बाविस्कर साहेब आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन दिलेलं आहे लेखी। त्यावेळी आमच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष शेख सुलतान, ॲडव्होकेट शेख सुलतान, DYSP रिटायर, तसेच मनोरे साहेब, DYSP राजेंद्र मनोरे DYSP हे व मोरेश्वरराव देशमुख DYSP साहेब असे आणि लवंगे साहेब निवृत्त पोलीस निरीक्षक हे सुद्धा हजर होते। त्यांच्या समक्ष आम्ही निवेदन दिले। त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं व त्या सर्वांना पुलिस स्टेशनला त्यांनी मेसेजद्वारे माहिती देण्यात आली आहे। इस नौकरी मेले में 100 से अधिक अलग अलग क्षेत्र में नामांकित कंपनियां भाग लेने वाली हैं, जिसमें शिक्षण की वैधता 5वीं क्लास से शुरू होगी और उम्र की कोई मर्यादा नहीं रखी गई है। इस अवसर पर उसी समय वहां पर एक साथ 5000 नौकरियों का ऐलान सभी कागज पत्र की जांच, तपासनी व इंटरव्यूज के बाद किया जाएगा और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके आने की भी
संभावना है। इसी तरह पुलिस महासंचालक मुंबई धनंजय जाधव व वेंकटेशन, पुलिस आयुक्त पुणे खांडेरावजी शिंदे, श्री पी.टी. लोहार, श्री विश्वास नागरे पाटील, आईजी कोल्हापुर संदीप पाटील, पुलिस अधीक्षक पुणे व कई मान्यवर अधिकारी उपस्थित रहेंगे। नांदगांव पेट नागपुर हाईवे, यहाँ पर टोल टैक्स को लेकर आसपास के परिसर के लोगों की मांग और भी तीव्र होती चली जा रही है। पिछले कई दिनों से मोर्शी, वरुड़, नांदगांव पेट व आसपास के छोटे छोटे इलाकों के लोग यह आवाज़ उठा रहे थे कि इस रोड का टोल परिसर के रहवासियों के लिए माफ़ किया जाए, क्योंकि अगर किसी को थोड़ी ही दूर शहर में जाना हो तो भी उन्हें पूरे रास्ते का टैक्स देना पड़ता है, जो कि अप्रासंगिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं और कई बार सरकारी कार्यालयों में ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही इनकी मांग को माना गया। इसके कुछ दिनों पूर्व ही परिसर के लोगों ने अमरावती शहर में एक प्रेस वार्ता कर यह बताया था कि अगर अगले कुछ दिनों में हमारी मांग नहीं मांगी गई और परिसर के वासियों के लिए टोल मुक्त नहीं किया गया तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आत्मदाह की धमकी भी दी गई थी। इसी को लेकर 19 नवंबर 2018 को नांदगांव टोल के पास परिसर के वासियों ने एक विशाल आंदोलन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर मोर्शी और वरुड़ के लोग भी सहभागी हुए थे। इस मोर्चे में विशाल तिजारे, भैया साबड़े, नीलेश गंथड़े, बाड़ा साहेब बोहरपी, जीतू बुरंगे, रवि यावलकर, आपा गेडाम, अजीज पठान, नितिन भाऊ उमाड़े, नाना देशमुख, मनीष चौधरी, संजय पांडव, विक्रम ठाकरे, विजय श्रीराव, धनंजय बोकड़े, दिलीप कोहड़े, नितिन पन्नासे, नईम खान, नितिन मोहड़, सागर ठाकरे, आशीष टाकोड़े व आदि परिसरवासी उपस्थित थे। इस अवसर पर परिसरवासियों ने टोल टैक्स के पास ही रोड पर बैठकर काफी देर तक ठिय्या आंदोलन किया और रास्ता जाम करे रखा। परिसरवासियों का कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती और हमें इस जबरदस्ती के टोल से मुक्ति नहीं दे दी जाती, हम यहीं पर डटे रहेंगे। शहरों में शीत की लहर दौड़ना शुरू हो चुकी है। शाम के वक्त रोज ही मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन शीत की लहर को और मजबूत करते हुए शेगांव जिले में 19 नवंबर की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से शेगांव वासियों ने बेमौसम बरसात का आनंद उठाया। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बरसात शुरू हुई। संपूर्ण जिले में बरसात का मौसम देखा गया। 19 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद अचानक बिजली के साथ बरसात की फुहारें आकाश से गिरना शुरू हुई। वैसे देखा जाए तो यह मौसम बरसात का नहीं है, फिर भी बुल्ढाना जिले के किसान जिन्होंने अपने खेत में तुअर, हरभरा की बुआई की है, उनको इस बेमौसम बरसात का अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसी चर्चा सभी किसानों में नजर आ रही है। बेमौसम हुई इस बारिश से बुल्ढाना जिले का मौसम सुहाना हो चुका है। आने वाले दिनों में अमरावती के आकाश पर भी बादलों के मंडराने की आशंका व्यक्त की जा रही है और हो सकता है कि अमरावती शहर का मौसम भी एक बार फिर से सुहाना नजर आए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।